स्वागत है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूं बिहार बोर्ड कक्षा 6 के सामाजिक शास्त्र अर्थात राजनीति शास्त्र को, जिसमें हमारा अध्याय आज दूसरा है, ग्रामीण जीवन एवं जीवन यापन के स्वरूप। चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आपके घर में उपयोग होने वाले खाद्य सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होते हैं? खाली स्थान को हाँ या ना में भरे। जैसे गेहूँ है, क्या खेत से मिलते हैं? हाँ, लेकिन मेरे यहाँ तो खेत से नहीं आता, तो इसमें नहीं होगा। हम लोग बाज़ार से खरीद के लाते हैं। ठीक है। दूध जो है ये भी बाज़ार से आता है, चावल भी बाज़ार से आता है, दाल, ये सारी चीज़ें जो है बाज़ार से आता है। अब देखिए मुर्गी पालन है, यहाँ चाय नाश्ते की दुकान है ना। अपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में जाना। भारत गांव का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्यों में विभिन्नता पाई गई है ना। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर है या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती है या अलग है, और उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है। गांव की मुख्य गली और सड़क बाजार की तरह दिखता है। ठीक है। वहाँ पर आपको तरह तरह की छोटी बड़ी दुकानें दिखेगी। चाय नाश्ते का दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम करता है। उसके पास ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। गांव में कुछ परिवार कपड़ा धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती की जाती है। ज़्यादातर परिवार अपनी खेती से अपनी जीविका चलाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बगीचे हैं। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं तथा फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी व सूअर भी पालते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं। आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे हैं लोगों से मिले और देखें कि हम आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कृषि कार्य के अंतर्गत जो आते हैं गेहूं, चना, अरहर, मसूर दाल। गैर कृषि कार्य के अंतर्गत बागवानी, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन इत्यादि अन्य कार्य हो सकते हैं, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, दुकानदार हो गए। अब आइए ललन एक मध्यम किसान है, इनके बारे में पढ़ते हैं। एक दिन हम सुकुलपुरा गाँव गए। राजपुर की तरह सुकुलपुरा भी मैदानी गांव है, लेकिन यहाँ के गांव में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। जब सुकुलपुरा पहुँचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर बोला, आओ पानी पियो, काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेत की ओर चल दिए। खेत की मेट पर चलते हुए हमने खेत में लगे फसलों को देख रहे थे। ठीक है। खेत में लगे फसलों को देख रहे थे। गेहूं के साथ अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। ललन ने बताया, इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। पैसा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था और बारिश व नहर से सिंचाई समय पर हो गई थी। दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी व अच्छी हुई। ललन के पास 5 एकड़ जमीन है। वह साल में 2 फसलों को उपजाता है। बरसात के समय धान और ठंड में गेहूं, चने व दलहनी फसलें उपजाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफ़ी बढ़ गई। ललन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे खेत में काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मजदूर भी थे। ललन पानी पिलाने के बाद पूछा, कहीं आज कैसे आना हुआ? हमने कहा, वैसे तो हम मिलने आए थे, आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई है। कट्टी के बाद थ्रेशर मशीन से किराए पर दवनी करानी पड़ेगी। मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है। ठीक है। और बेचने भी तुरंत जाना है। बुआई, निराई, गुड़ाई के समय ललन जैसे मध्यम किसान को मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु कटाई के समय वह कुछ मजदूरों की मदद लेता है। कटाई के समय मजदूरी भी बढ़ जाती है, जिससे उसके जैसे किसान को जरूरत से कम आदमी से काम चलाना पड़ता है। खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है, जिससे होने वाली आय से दैनिक खर्च को पूरा करने का प्रयास करता है। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचना है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है, इससे उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, परंतु उनके पास जो है इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि समय पर खरीद सके। हमने ललन से जानने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि
वहाँ गांव के और लोगों से भी मिलना था। ठीक है। अब है कृपाशंकर। कृपाशंकर भी एक सीमांत किसान है। ललन के घर के पास ही कृपाशंकर का भी घर है, अतः वह हमें रास्ते में ही मिल गया। वह अपनी फसल बेचकर लौट रहा था, वह अपने घर ले गया। हमने कृपाशंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर दाम कम मिला होगा। कृपाशंकर कुछ देर चुप रहा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसों की ज़रूरत थी। खेती से साल भर खर्च नहीं चल पाता है ना। घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है। कृपाशंकर के पास 1 एकड़ जमीन है। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिकीकरण उपकरण नहीं। उसे अपनी 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए खाद, बीज, दवा सब कुछ उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई, समय पर बारिश होने के कारण वह 2 फसल उपजाता है, पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल जो है ना जल्दी बेच दिया। पैसे की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता था कि खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसी हुई? कृपाशंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुई क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 क्विंटल ही गेहूं हुआ। कृपाशंकर जैसे छोटे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है। उन्हें कई बार महाजन साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि इस कारण फसल कटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए गए कर्ज की रकम को लौटाने की भी जल्दी होती है। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम को वापस कर पाना संभव नहीं होता। उनके पास जमीन कम होती है, इसलिए आमदनी वैसे ही कम रहती है। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत किसान खेती के नए नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते। कृपाशंकर की परेशानी को हम समझ रहे हैं। हमने उसे पूछा, अब तुम क्या करोगे? साल भर गुजारा कैसे होगा? कृपाशंकर बोला, हम लोग प्रमोद के चावल मिल पर बाकी समय काम करते हैं। आसपास के गांवों से चावल खरीदने में मदद करते हैं। कृपाशंकर के पास 2 गाय व 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों एवं सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो जाती है। अब कृपाशंकर जो है एक सीमांत किसान है। उन्हें अपने ज़मीन से जो है साल भर खाने के लिए अनाज नहीं हो पाता। उन्हें दूसरे के खेतों में भी काम करनी पड़ती है। खेती और घर की खर्चे के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी देना पड़ता है। अब आइए, एक किसान है प्रमोद, एक बड़ा किसान है। प्रमोद शुकुलपुरा गांव का ही एक और किसान है। उसके पास खेती के लिए लगभग 15 एकड़ जमीन है। जमीन पूरी तरह सिंचित भी है। इस गांव में उससे भी बड़े किसान हैं जिनके पास 30-40 एकड़ तक जमीन की है, जिन्हें खेती से बड़ी मात्रा में उपज मिल जाती है। जब हम प्रमोद से मिले तो वह अपने घर के बाहर खराब मजदूरों से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं उतरवा कर घर में रखवा रहा था। नमस्कार कहते हुए उसने पूछा, आप गेहूं अंदर रखवा रहे हैं, अभी नहीं बेचना है क्या? प्रमोद बोला, अभी बेचकर क्या होगा, भाव बहुत गिरा हुआ है। जब कुछ समय बाद भाव बढ़ जाएगा तो हम बेच जाएंगे। पुनः वह बोला, आप तो जानते ही हैं इस समय गेहूं कटाई का मौसम है। इस समय बाजार में अत्यधिक मात्रा में फसल आ जाती है, इससे भाव कम मिलता है। प्रमोद को अभी पैसों की जरूरत नहीं है, साथ ही उसके पास फसल को रखने के लिए घर भी है। इस कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा था। प्रमोद ने हमें चाय नाश्ते के लिए कहा। चाय के साथ साथ प्रमोद ने बताया कि मैंने बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी कई चीज़ें भी खरीदी है और इसका लोन भी निश्चित समय पर चुका दिया है। इन मशीनों के कारण खेती आसान हो गई है। और ये देखिए, ये ट्रैक्टर है, ये थ्रेशर है और ये हार्वेस्टर है। मजदूरी की काफ़ी बचत हुई है, जिससे पहले की तुलना में बचत थोड़ी और बढ़ गई। अब बचे हुए पैसों से ज़मीन खरीदने की सोच रहा हूँ। हम जब प्रमोद के यहाँ से चले तो उसके जैसे बड़े किसानों के बारे में सोचने लगे। अपने खेतों की कमाई से उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। वह खेती के लिए ज़रूरी सभी चीज़ों, खाद, बीज, दवा, कोई कमी नहीं होने देता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए जो है उसे उधार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उधार भी लेना नहीं पड़ता है। खेती की कमाई से ही इतना फ़ायदा हो जाता है कि वह नई ज़मीन खरीदने से लेकर खेती में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण खरीदने की सोच पाता है। वह सभी कामों के लिए मजदूर रख लेता है। उनको और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े किसान अपने आसपास
1 या 2 साल मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, इन्हें हलवाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? हलवाहा। प्रमोद जैसे अन्य बड़े किसान खेती के साथ ही चावल के मिल भी चलाते हैं। मिल का चावल शहर के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। वह अपने खेतों में बागवानी भी करता है। अब है संतोष। ठीक है, संतोष भी एक किसान है, एक कृषक मजदूर है। ठीक है, ये कृषक मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं। खेती का काम नहीं रहने पर ईंट के भट्टों में काम करते हैं। शुक्लपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं टूटकर खेतों में गिरने का डर लगा रहता है। वहाँ हमने देखा कि संतोष और उसके जैसे अन्य मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती है, कृषक मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति में काम मिल जाता होगा। संतोष ने निराशजनक भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है। ठीक है, और बाद में नहीं के बराबर। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी बच्चों के साथ पास के शहर में मिट्टी ढोने और बालू ढोने के काम कहता है। जैसे ये देखिए चित्र में, काम की तलाश में गांव से शहर पहुंच रहे हैं मजदूर। ये पशुपालन हो गया। तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करते हैं। संतोष की पत्नी दूसरों के घरों में भी काम करती है। वे लोग गाय भैंस को भी पालते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर में चिकित्सा कराने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता था। ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा पैसा कमाते हैं, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इस कारण वे गैर कृषि कार्य जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, अब गैर कृषि कार्य देखेंगे, जैसे हस्तशिल्प हो गया। ठीक है, इस तरह से खिलौने वगैरह बना के जरी गोटा लगाने वाला काम हो गया, सिलाई का काम हो गया। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषक मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपने ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे रुपये उधार लेते हैं और इसी तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में जैसे बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा आदि बनाकर आजीविका चलाते हैं। इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में बेचकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। देखिए अब ये लोहार का काम कर रहे हैं। गांव में कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर, कपड़ों पर जरी एवं गोटा लगाने का भी काम करते हैं। साइकिल मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान और अनाज का व्यापार करने के अलावा जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के भी रूप में कार्य करते हैं। आइए अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। क्या आप बताइए कि आपके गाँव में किन किन फसलों की खेती की जाती है? आप सूची बनाइए। गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि होगा। मध्यम किसान खेती के काम के लिए किन किन माध्यम से पैसा प्राप्त करते हैं? लोन हो गया है ना। अब जो है आमतौर पर आपके गांव में किसान परिवार में खेती से गुजारा करने के लिए कितने एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी? तो 1 एकड़ हो गया है ना, मिनिमम जो है 1 एकड़। महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर ऊंची क्यों होती है? क्योंकि ये लोग चालाक होते हैं, है ना, भोले भाले किसानों को लूटते हैं। एक व्यक्ति को अमूमन 1 वर्ष में कितने समय कृषक मजदूर के रूप में काम मिलता है? संतोष और प्रमोद के परिवार में क्या क्या अंतर है ये सब बताइए। चलिए यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।